हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं पार्ट नंबर 1 जो कि आपका है साइंस से रिलेटेड। टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। किससे रिलेटेड? साइंस से रिलेटेड कितने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे, पहले डिटेल में बताएंगे फिर उसके साथ ही आपके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो 10 क्वेश्चन है और ये सीरीज लंबी चलने वाली है। हर दिन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इसी के साथ आपको जीके, स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई जो कि व्युत्क्रम इकाई में मापा जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी चुंबकीय अभिप्राह जो कि घनत्व को मापा जाता है। टेस्ला नामक एसआई जो कि व्युत्क्रम इकाई चुंबकीय अभिप्राह घनत्व को मापा जाता है। कुछ अन्य इकाइयाँ जैसे ओम एसआई इकाई का विद्युतीय प्रतिरोध तथा बेवर जो कि एसआई का चुंबकीय अभिप्राह को मापता है। तो देखिए यहाँ पर ओम किसको मापता है? विद्युतीय प्रतिरोध को। बेवर जो है वो किसको मापता है? चुंबकीय अभिप्राह को। और चुंबकीय अभिप्राह घनत्व को कौन मापता है? तो टेस्ला मापता है। एक टेस्ला जो आपका होता है 1 बेवर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। वैधता है कि टेस्ला द्वारा ही चुंबकीय जो कि हम कह सकते हैं चुंबकत्व क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की गई तथा इनमें ही जो कि हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव धारा वाले विद्युत मोटर का भी आविष्कार किया गया था तथा इसने ही किसका आविष्कार किया? अल्टरनेटिव धारा वाले विद्युत मोटर का आविष्कार किया। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कम से कम 5 क्वेश्चन बन गए। पहला, बेवर किसकी इकाई है? चुंबकीय अभिप्राह की। और इसी के साथ टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय अभिप्राह घनत्व की। इसी के साथ यहाँ पर देखिए एसआई जो आपका ओम किसकी इकाई है? तो विद्युतीय प्रतिरोध की। इसी के साथ टेस्ला ने क्या किया था? तो विद्युत क्षेत्र के सिद्धांत को दिया था। टेस्ला ने अल्टरनेटिव द्वारा विद्युत मोटर का भी आविष्कार किया था। तो ये और एक बेवर, एक टेस्ला बराबर 1 बेवर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? देखिए ऊर्जा की इकाई की बात करते हैं तो एनर्जी, एनर्जी जो होती है वो कार्य के बराबर होती है। तो ऑप्शन जी हो जाएगा जूल। जूल क्या हो जाएगा? जूल। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो इकाई प्रणाली है कि ऊर्जा की इकाई जूल होती है, जिसको आयामी इकाई अर्थात ml2t2 यहाँ पर -2 कहते हैं। यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक परमाणु, थर्मल एवं अन्य रूपों में भी मापी जाती है। इसे अक्षय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य आरोपित बल तथा बल की दिशा में वे विस्थापन के अधिक गुणनफल के बराबर होता है। डब्ल्यू बराबर होता है, क्या होता है डब्ल्यू बराबर? तो एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से आपका एफ बराबर डी फार्मूला होता है। एफ बराबर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका कार्य का फार्मूला हो गया। तो आप इसको देख सकते हैं। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जो कि जूल का कार्य का मात्रक यहाँ पर इकाई दी गई है, मात्रक दिया गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इसी तरीके से हम क्वेश्चन आपको बताएंगे आने वाले समय में। और देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ये देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 में क्वेश्चन आया है। अब ये देखिए एसएससी एमटीएस 2021 में क्वेश्चन आया है सेकंड शिफ्ट में। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई हमारे पास एंगस्ट्रॉन कहलाती है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है ये भी डिस्कस करेंगे। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? इतना होता है। अब देखिए यहाँ पर तरंग दैर्घ्य किसी माध्यम में किसी तरंग के संचालन की दशा में दो क्रमिक शीर्षों एवं दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को तरंग तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉन द्वारा निरूपित किया जाता है। एंगस्ट्रॉन प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की मापने की इकाई है। इसका नाम जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक एड्स जोसेफ एंगस्ट्रॉन नामक रखा गया था। एक एंगस्ट्रॉन प्रायः 10⁻10 मीटर या फिर 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 10⁻10 मीटर के बराबर होता है या फिर आपका 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है, 10⁻9 के बराबर होता है।
नैनो को मीटर को हम 10⁻⁹ कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए हर एक क्वेश्चन में आपसे जो डिटेल में बताया जाता है ऑप्शन आंसर के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसको देखते चलिएगा। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ को किस अवस्था में परमाणु की गतिज ऊर्जा उसके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से इस जो दूर होते हैं, स्थिर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। तो ये देखिए आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएसएल 2022 में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गैस। देखिए पदार्थ की गैस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और वे स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं, तो वो कौन है? गैस है। इस तरीके से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? एसएससी सीपीओ एसआई में क्वेश्चन पूछा है, एक यौगिक नहीं है आपसे पूछा गया है। तो लोहा एक यौगिक नहीं है। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों कि एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वो यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, H2O इत्यादि। जबकि लोहा जो आपका है एक शुद्ध ही रासायनिक तत्व है, ना कि यौगिक। देखिए यहाँ पर यौगिक की बात की गई है, तो आपकी यौगिक तो 3 हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और जल। लेकिन लोहा जो है आपका यौगिक होगा, यौगिक नहीं होगा। यहाँ पर लोहा होगा आपका क्या होगा? तत्व होगा। क्या होगा? तत्व होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, जल वाष्प को पुनः जल में रूपांतरण करने की प्रक्रिया हेतु निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो संघनन होता है। अब संघनन को बहुत सारे लोग तो संघनन को भी यहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन हम संघनन की आपकी परिभाषा भी डिस्कस करेंगे। जल व वाष्प को पुनः जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। इसमें 4 रूप होते हैं, ओस, तुषार, कोहरा, बादर, ऊर्ध्वपातन। वह प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर हमने संघनन की बात की, अब ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं। इसके तहत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। क्या करता है? पहले ठोस था, जैसे कपूर होता है, आपको सीधे गैस में बदल जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना पार्ट तो ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है। को विल्टीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर के रूप में किसे जाना जाता है? तो अंगूर की खेती ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इसको जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंगूर की खेती जो है आपका विटीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन जो कि सेरीकल्चर। मछली पालन जो कि सीपीकल्चर। सब्जी की खेती जो कि हमारे पास है ओलेरीकल्चर। फलों की खेती आपका पोमोलॉजी। फूलों की खेती आपका फ्लोरीकल्चर। फलों एवं सब्जियों का अध्ययन आपका हर्टिकल्चर कहलाता है। तो ये देखिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर की खेती क्या कहलाता है? विटीकल्चर। अंगूर की खेती विटीकल्चर। मधुमक्खी जो हमारे पास है पालन का अध्ययन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है एपीकल्चर। रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर। रेशम रे और सेरी रे, तो सेरीकल्चर। मछली पालन सीपीकल्चर। सिप मतलब सिप, फिश मतलब सिप, यहाँ पर मछली पालन सीपीकल्चर। सब्जी की खेती मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि सब्जी में आलू आता है ओलेरीकल्चर। तो यहाँ पर फलों की खेती में आपको जो कह सकते हैं कि फलों में आपका यहाँ पर फलों की खेती जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स मतलब हमारे पास पोमोलॉजी। फ्रूट्स की खेती जो होती है पोमोलॉजी कहलाती है। अब फूलों की खेती मतलब फ्लावर्स की खेती फ्लोरीकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लोरीकल्चर कहलाती है। फलों एवं सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों एवं सब्जियों का अध्ययन। फलों का भी अध्ययन और सब्जियों का अध्ययन दोनों एक साथ ही हो तो वो आपके हर्टिकल्चर कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर ओलेरीकल्चर और पेमोलॉजी दोनों आपस में मिलकर के हर्टिकल्चर बनाते हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। आप देखिए यहाँ पर नीचे की ओर देखते हैं तो सेरीकल्चर से संबंधित कौन है? तो सेरीकल्चर से संबंधित आपका है ऑप्शन डी रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर री, रेशम री। रेशम कीट पालन एसएससी इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन पूछा है, जेई के इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन पूछा है 2021 के शिफ्ट में। अब देखिए विटीकल्चर, विटीकल्चर से संबंधित क्या है? विटीकल्चर संबंधित है अंगूर की खेती। ये देखिए एग्जाम को क्वेश्चंस तो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, बस घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ये आपका है 10 नंबर का क्वेश्चन,
मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों के पालन का अध्ययन रख रखाव कहलाता है। तो देखिए मधुमक्खी क्या करती हैं, मधुमक्खी करती है हमारे पास एपीकल्चर। मधुमक्खी सी सी की आवाज करती है, तो ये एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी है, एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस तो कंप्लीट किए, लेकिन आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, तो रेशम रेशम की रेशों के उत्पादन के लिए रेशम की कीटों का पालन क्या कहा जाता है। तो ये तो हमने ऊपर डिस्कस किया, लेकिन आपको ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस में आप अगर पहला ऑप्शन देते हैं तो ए, अगर दूसरा ऑप्शन देते हैं तो बी, अगर तीसरा ऑप्शन सी, अगर चौथा ऑप्शन तो डी। इस तरीके से आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, 10 क्वेश्चंस अगले वीडियो पर कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर अगर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।